जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम सेवक आईएएस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बहुत अच्छी चली होगी। चलिए ये फटाफट क्लास की शुरुआत करते हैं। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए, उसके बाद क्लास की शुरुआत करेंगे। फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए। चलिए काफ़ी तेज़ी से सभी लोग जुड़ रहे हैं। चलिए चलिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। फटाफट जुड़ जाइए, उसके बाद क्लास की शुरुआत करेंगे। एक बार अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए चलिए चलिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए चलिए चलिए, गुड मॉर्निंग तमन्ना, शना, सतीश, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग शादिया, रानी, गुड मॉर्निंग। तो देखिए आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के क्लास में हम लोग ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जो कि है हमारा क्या, ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है हमारा क्या, निर्माण उद्योग या फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के अंदर में हम लोग पहले थ्योरी पढ़ेंगे, है ना। शुरुआत के 15-20 मिनट थ्योरी पढ़ेंगे और बाद में 30 मिनट का हम लोग टेस्ट लगाएंगे, जिसमें महत्वपूर्ण 65 क्वेश्चन को करने वाले हैं अगले 30 मिनट के अंदर में। तो ये क्लास ऑलमोस्ट 45 मिनट तक चलेगी, है ना। तो अंत तक आप बने रहिएगा, कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। एक बार जल्दी से मैं दिखा देता हूं क्या क्या चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ताकि आपका भी इंटरेस्ट बना रहे। देखिए ये सारा थ्योरी यहां पर पढ़ेंगे। देखिए यहां पर ये सारा थ्योरी पढ़ेंगे। एग्जाम से रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट चीज होगी उसको वीवीआई हम यहां पर टिक करेंगे। और साथ ही साथ जब पूरी थ्योरी हम लोग 15-20 मिनट पढ़ चुके होंगे तो फिर आधे घंटे की एक टेस्ट लगाएंगे, जिसमें अलग अलग डायमेंशन से 65 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, 65 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को यहां पर आपको करवाएंगे। आपको ये भी बताएंगे कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट एग्जामिनेशन में आने के चांसेस हैं। तो आप अंत तक बने रहिएगा, कहीं पर भी आपको स्किप वगैरह नहीं करना है, क्लास को बिल्कुल बने रहना है। तो चलिए अब आप इजाजत दीजिए, शुरू करते हैं क्लास को। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए, हम यहां पर जब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज की, तो भारत में आधुनिक ढंग से जो इंडस्ट्री थी, उद्योग थे, उसका वास्तविक विकास कब से शुरू हुआ था। तो वास्तविक विकास भारत के अंदर में उद्योग का शुरू हुआ था 1850 ईस्वी से। कब से शुरू हुआ था? 1850 ईस्वी से। उद्योग की स्थापना के प्रमुख कारक क्या क्या होते हैं, मतलब कौन कौन सी ऐसी चीज चाहिए जिससे आप उद्योग की स्थापना कर सकते हो। सबसे पहले देखिए हमको क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए। क्या चाहिए हमको? कच्चा माल। दूसरा आपको क्या चाहिए? पावर चाहिए। हर एक उद्योग के लिए तो पावर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके उद्योग में पावर ही नहीं रहेगा तो आपका उद्योग चलेगा कैसे? बात समझ रहे हैं। तो उद्योग की स्थापना के लिए कच्चा माल चाहिए, पावर चाहिए। इसके अलावा कम्युनिकेशन होना चाहिए, संचार माध्यम होना चाहिए। ठीक है, संचार माध्यम, कम्युनिकेशन होना चाहिए आपका। ठीक है, साथ ही साथ जो है आपका लेबर होना चाहिए। श्रम मीन्स लेबर, आपको लेबर होना चाहिए। और जब आप माल को प्रोड्यूस कर लो, प्रोडक्शन कर लो, तो उसको बेचने के लिए एक बाजार भी चाहिए आपको। तो बाजार और पूंजी दोनों चाहिए। पूंजी मीन्स क्या? कैपिटल। कैपिटल क्या लगता है, बिना कैपिटल का कोई भी चीज प्रोड्यूस कर पाएंगे? बिना पैसे के कुछ भी प्रोड्यूस कर पाएंगे? नहीं। हर जगह इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। जैसे कच्चा माल खरीदना पड़ेगा, मशीन खरीदना पड़ेगा, आपको फैक्ट्री बनानी पड़ेगी, उसके लिए जमीन चाहिए, उसके लिए आपको कंस्ट्रक्शन चाहिए, ट्रेंड लेबर चाहिए, पूंजी चाहिए, पावर चाहिए, है ना। इलेक्ट्रिसिटी रहेगी तभी तो आपकी चलेगी ना। तो ये सारी चीज होनी चाहिए। साथ ही साथ कम्युनिकेशन होना चाहिए। एक लेबर दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करता है, एक विभाग का दूसरे विभाग से कैसा कम्युनिकेशन होता है, ये सारा बिना कम्युनिकेशन के तो कोई काम ही नहीं पाएगा, ठप पड़ जाएगा। क्लियर है। आपको लग रहा होगा कि बगल का है, छोटा सा है, उसमें तो कम्युनिकेट कर लेते हैं, लेकिन जो फैक्ट्री खुद 2-2 किलोमीटर तक फैला हुआ है, उसके एक विभाग से दूसरे विभाग में कैसे बातचीत होगी? इसके लिए कम्युनिकेशन चाहिए। बाजार में कितना माल बिका है, कितना बचा हुआ है, किस तरह के माल की ज्यादा डिमांड है ना। ये सारे ऑब्जर्व करने के लिए आपके पास कम्युनिकेशन होना चाहिए। क्लियर है। कैपिटल होना चाहिए, अच्छे लेबर होना चाहिए, ट्रेंड लेबर होना चाहिए। ये सारी चीजें होना बहुत जरूरी है। तो उद्योग की स्थापना के लिए ना सिर्फ हमें कच्चा माल चाहिए, उद्योग की स्थापना के लिए ना सिर्फ हमें कच्चा माल चाहिए, बल्कि हमें पावर चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए, है ना। कच्चे माल के आधार पर उद्योग को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। पहला कैटेगरी है हमारा क्या, भारी उद्योग। कौन सा उद्योग है? भारी उद्योग। और दूसरा उद्योग क्या है? हल्का उद्योग। पहला क्या है? भारी उद्योग। दूसरा क्या है? हल्का उद्योग। देखिए जहां पर जैसे रेलवे हो गया, ये क्या है? आपका भारी उद्योग हो गया। जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित जितनी भी चीजें बनती है वो सब, यानी आपके घर का प्रेशर कुकर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक कुकर की बात नहीं कर रहा हूं। इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित जो सरकार की फैक्ट्री होती है, प्राइवेट फैक्ट्री होती है, जिसके अंदर में वो वायर बनते हैं, बहुत सारी चीजें बनती है। जैसे रेलवे का उद्योग हो गया, है ना, बड़ी बड़ी जहां पर जहाजें बनती हैं, शिप्स बनते हैं। क्लियर है। इस तरह का जितना भी उद्योग हो गया, ये सब आपका भारी उद्योग में आता है। निर्माण उद्योग
ये आता है भारी उद्योग के अंदर में, ठीक है। उसी तरह से कुछ ऐसे उद्योग होते हैं जैसे खिलौना उद्योग हो गया, खिलौना का उद्योग हो गया, तो ये खिलौना बनाने की जो फैक्ट्री हो गई ये किसके अंदर में आएगी, ये हल्के उद्योग के अंदर में आपको देखने को मिलेगी। वहीं पर आगे हम बात करें सूती वस्त्र उद्योग की, तो आज भारत का सबसे विशाल उद्योग है। तो भारत का सबसे विशाल उद्योग कौन सा है, अगर आपको ऐसा करके पूछे तो आंसर क्या होगा कि भारत का सबसे विशाल उद्योग जो है वो सूती वस्त्र उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा सुव्यवस्थित उद्योग कौन सा है, तो सूती वस्त्र उद्योग है। क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग में हमें महारत हासिल है कब से, आजादी के बहुत पहले से, पुराने जमाने से, जब से उद्योग धंधा चलना शुरू हुआ था तब से हमने सूती वस्त्र को बनाना शुरू कर दिया। तो एक सूती वस्त्र में ना हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते आई है, तो कोई ये नई चीज नहीं है हमारे लिए। जैसे फ्रांस क्या कर रहा है, फ्रांस जो है पनडुब्बियां बना रहा है, तो फ्रांस के लिए पनडुब्बियां बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो लंबे समय से, पिछले 50 सालों से पनडुब्बी बना रहा है। हमारी जो पनडुब्बी है हम भी कहां से खरीद रहे हैं, फ्रांस से खरीद रहे हैं। अभी जो हमारी फाइटर प्लेन्स वगैरह है वो कहां से आई है, वो सारा का सारा कहां से आ रही है, ज्यादातर फ्रांस से आ रही है, क्योंकि वहां पर उसकी ऑलरेडी इंडस्ट्री है। आने वाले जनरेशंस के लिए फाइटर प्लेन बनाना उनके लिए काफी आसान होगा, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है। उसी तरह से सूती वस्त्र उद्योग का जो टेक्नोलॉजी है वो भारत में शुरू से था, तो ये काफी सुव्यवस्थित उद्योग है भारत के अंदर में। अगर आपको पूछे कि भैया सूती वस्त्रों की महानगरी किसे कहते हैं, मुंबई के अंदर में कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, अगर एक सवाल ऐसा पूछा जाता है कि पहला जूट कारखाना कहां पर खुला था, तो याद रखिएगा, देखिए पहला जूट कारखाना हमको खुला था कहां पर, कलकत्ता के अंदर में। अगर ऐसा पूछे कि पहला जूट कारखाना कब खुला था 1885 ईस्वी में, आपसे प्रश्न यह पूछा जाएगा कि पहला जूट कारखाना जो है वो कहां पर खुला था, कोलकाता के अंदर में रिसरा नामक स्थान पर। तो पहला जूट कारखाना कहां पर खुला था, 1855 ईस्वी में कलकत्ता में खुला था पहला जूट कारखाना। दूसरा चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, जो जानने वाली बात है, दूसरी चीज वो ये है कि आपसे ये भी पूछेगा कि पहला सूती मिल कहां पर खुला था, सूती मिल या सूती कारखाना कहां पर खुला था। सूती कपड़ा का जो कारखाना है पहला कहां पर खुला था, याद रखिएगा। थोड़ी लिखने में असुविधा हो रही है बिकॉज ये हमारा 1-2 दिन से काम नहीं कर रहा है, हमने ऑर्डर किया हुआ है, 1-2 दिनों में आ जाएगा, तो फिर आपको स्मूथ क्लास देखने को मिलेगी, फिर राइटिंग में इशू नहीं आएगी। तो देखिए पहला सूती कारखाना कहां पर खुला है, तो पहला सूती कारखाना जो हमारा खुला है वो खुला है बंबई के अंदर में। तो आपको मुंबई या बंबई करके आएगा, तो आंसर मुंबई या बंबई करके आना, ठीक है। आप आंसर ये दे के आना। पहला जूट पूछेगा तो कोलकाता, पहला सूती पूछेगा तो बंबई के अंदर में। देश का पहला वस्त्र पार्क की स्थापना जो है तमिलनाडु के तिरुपुर के एट्टी वरम पलायम गांव में हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है जूट से बने सामानों का 80% से अधिक उत्पादन जो है पश्चिम बंगाल द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो जूट से बने है ना संसाधनों का 80% से अधिक उत्पादन जो है कहां होता है, पश्चिम बंगाल के अंदर में। क्यों, क्योंकि अंग्रेज के समय से ही आपको पता है पश्चिम बंगाल के अंदर में जो नदियां बहती है उसके दोनों साइड से अंग्रेज के समय से ही जूट का वहां पर बहुत उत्पादन होता था, ठीक है। तो अब उत्पादन बहुत ज्यादा था, तो अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों नहीं यहीं पर वस्त्र उद्योग बनाया जाए। तो पुराने जमाने से ही बहुत ज्यादा वस्त्र उद्योग जो है पश्चिम बंगाल के अंदर में, तो जूट का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए जूट से बने हुए जितने सामान है देश के अंदर में 100 में से 80 सामान जो है वो कहां पर बनता है, पश्चिम बंगाल के अंदर में बनता है। इसके अलावा आपने पाशमीना ऊल का नाम सुना होगा, ये भी भारत का बहुत फेमस चीज है। ये एक विशेष नस्ल की बकरी होती है और इनके बालों से जो है पाशमीना ऊन निकलता है। इनके बालों को काट करके ये ऊन निकाला जाता है जिसका नाम है पाशमीना ऊन। और पाशमीना ऊन जो है इसका बहुत डिमांड है। तो अगर आपको पूछे कि पाशमीना ऊन किससे निकलती है, भेड़ से कि बकरी से, तो आंसर क्या होगा कि पाशमीना ऊन बकरी का ऊन होता है, ठीक है। इसके अलावा अंगूरा ऊन के बारे में सुना होगा, अंगूरा। तो अंगूरा नामक ऊन जो है ये खरगोश से निकलता है। खरगोश के बाल से कौन सा ऊन निकलता है, अंगूरा ऊन निकलता है। खरगोश के बाल से कौन सा ऊन निकलता है, अंगूरा ऊन निकलता है। कृत्रिम धागे की अगर बात करें तो पेट्रो रसायन के उत्पाद द्वारा तैयार किया जाता है। जो कृत्रिम धागा होता है वो केमिकल फैक्ट्री से बनाया जाता है। राउरकेला इस्पात कारखाना का आप लोगों ने नाम सुना होगा, आप लोगों ने ऑलरेडी नाम सुना है। ये कहां पर है, ये जर्मनी की सहायता से उड़ीसा में स्थापित किया गया है। तो एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि राउरकेला इस्पात कारखाना जो है ये किसकी मदद से बनाया गया है, तो याद रखिएगा जर्मनी देश की मदद से राउरकेला इस्पात कारखाना बनाया गया, यानी यहां पर टेक्नोलॉजी जो है वो जर्मनी से लिया गया है, ठीक है। तो राउरकेला इस्पात कारखाना जो है वो जर्मनी की मदद से बनाया गया। ये है कहां पर, अगर ऐसा प्रश्न पूछे तो आप कहिएगा कि भैया राउरकेला इस्पात कारखाना जो है ये उड़ीसा राज्य के अंदर में है। कहां पर है, उड़ीसा के अंदर में। समझ में आ रही है सबको। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाँ, एग्जाम डेट बढ़ेगा, बीएड डीएलएड दोनों का बढ़ेगा, दोनों का बढ़ेगा। डीएलएड का जो एग्जामिनेशन डेट होगा वो 15-20 अप्रैल के बीच होगा,
चलिए चलिए, एक ही चीज को कॉपी पेस्ट मत कीजिए और बाकी के लोग जो है मानक भाषा का इस्तेमाल कीजिए, कुछ अभद्र मत बोलने की कोशिश कीजिए, ठीक है। किसी को समझाना है तो आप उसी की लैंग्वेज में मत समझाइए, अपनी भाषा में समझाइए, अच्छे से समझाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की सभी लौह इस्पात संयंत्रों का प्रबंधन भारतीय इस्पात प्राधिकरण के अधीन में आता है। लौह इस्पात की अगर हम बात करें तो अधिकांश संयंत्र जो है भारत के छोटा नागपुर पठार में स्थित है। लोहा से बनने वाली जो है अधिकांश संयंत्र जो है लोहे उत्पादन का, वो आपको कहां पर मिलेगा? छोटा नागपुर पठार में मिलेगा। छोटा नागपुर पठार कहां पर है? ये जो झारखंड का इलाका है, झारखंड, उड़ीसा, बिहार का इलाका, ये छोटा नागपुर पठार के अंदर में आता है। खास करके मोस्ट ऑफ द छोटा नागपुर पठार जो है वो आपका झारखंड के अंदर में आता है। नेक्स्ट है, जमशेदपुर को भारत का बर्गिंघम कहा जाता है। तो भारत का बर्गिंघम किसको कहते हैं? जमशेदपुर को। भारत का प्रथम तांबा परगलन संयंत्र जो है ये आपका घाटशिला नामक स्थान पर लगाया गया था और ये कहाँ है? झारखंड के अंदर में। तो भारत का पहला तांबा परगलन जो है वो झारखंड के अंदर में लगाया गया। भारत की सबसे पुरानी तांबे की खान जो है वो खेतरी माइंस है जो राजस्थान के अंदर में। तो एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि खेतरी माइंस कौन सा है? खेतरी माइंस जो है वो कौन सा? देखिएगा अभी प्रश्न में आएगा खेतरी माइंस कौन सा है, ठीक है। खेतरी खदान कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी जो तांबे की खदान है वो कौन सी है? खेतरी है और ये कहां पर है? राजस्थान के अंदर में। बहुत इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, भारत का पहला उर्वरक संयंत्र रानीपेट तमिलनाडु में स्थापित किया गया था, ठीक है। देखिए बातचीत मत कीजिए और मानक भाषा का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। पवन कुमार, मानक भाषा का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। ऐसी चीजें मत लिखिए कि जो आपके मम्मी पापा भी पढ़ के ना शर्मिंदा हो जाए, ठीक है। चलिए अपनी अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए, वरना कमेंट को सेल्फ कर देंगे। आपका कमेंट हम तो देख पाएंगे लेकिन आप दूसरों का कमेंट नहीं देख पाएंगे, ठीक है। इसीलिए सारे इंस्टीट्यूट सेल्फ करके चलाते हैं, आप कहोगे तो मैं भी सेल्फ करके चला दूंगा, फिर एक दूसरे का आप कमेंट नहीं देख पाएंगे। आपका सारा कमेंट हम देखेंगे, हम रिप्लाई करेंगे, एक दूसरे का नहीं देख पाएंगे, ठीक है। चलिए चलिए, क्लास बिल्कुल स्मूथ चल रही है, कहीं से भी रुकने का नाम नहीं है। अगर किसी का रुक रहा है तो मे भी पर्सनल इशू होगा, पर्सनल प्रॉब्लम होगी, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए देखिए क्लास बिल्कुल लाइव है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत की बात करें तो भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है। वहीं पर पहला सीमेंट संयंत्र जो है भारत के अंदर में 1904 ईस्वी में कहां पर लगा था? चेन्नई के अंदर में लगा था। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कहां पर लगा था? ये तमिलनाडु के अंदर में लगा था, ठीक है। रानीपेट जो है तमिलनाडु में एक जगह है, वहां पर लगा था। पहला सीमेंट उद्योग कहां पर लगा था? चेन्नई में लगा था। ये प्रश्न भी खूब पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। वाराणसी में डीजल चालित रेल इंजन का बनाने का जो है कारखाना है ना। डीजल इंजन बनाने वाली कारखाना कहां पर है? बनारस के अंदर में है। बिहार के जमालपुर की अगर बात करें तो ये रेलवे वर्कशॉप जो है एशिया का सबसे पुराना वर्कशॉप है। तो बताइए कितना इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है ना। बिहार के अंदर में जमालपुर रेलवे वर्कशॉप है, ये एशिया का सबसे पुराना वर्कशॉप है। तो पूछा जाएगा कि एशिया का सबसे पुराना वर्कशॉप निम्नलिखित में से कहां पर है? तो आंसर क्या होगा? जमालपुर में, बिहार के अंदर में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, तिपहिया स्कूटरों के निर्माण में, 3 पहिया वाला स्कूटर है ना, इसके निर्माण में भारत का संसार में पहला स्थान है, ठीक है। और मारुति उद्योग जो है ये कहां पर है? गुड़गांव के अंदर में मारुति का प्लांट है, जहां पर मारुति की गाड़ियां जो है उसका प्रोडक्शन होता है। सूती प्रौद्योगिकी उद्योग को ज्ञान आधारित उद्योग भी कहते हैं। सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग जो है, जो IT इंडस्ट्री है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ज्ञान आधारित उद्योग कहते हैं। बंगलौर को भारत का सिलिकन नगर या फिर सिलिकन वैली के नाम से जाना जाता है। यह भारतीय इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है,
ठीक है, ये भारतीय इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है। चलिए आगे चलते हैं। अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है या इलेक्ट्रॉनिक हब कौन सा है भारत के अंदर में, तो बंगलौर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक हब के नाम से जाना जाता है। कच्चे माल पर आधारित ना होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को स्वच्छंद या फिर फुटलूज उद्योग कहते हैं, क्योंकि जो आईटी इंडस्ट्री है ना, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, इसमें तो कोई कच्चा माल चाहिए नहीं, कोई प्रोडक्ट तो बनाना नहीं है, आपको सर्विस प्रोवाइड करना है, तो इसी कारण से ये जो है फुटलूज उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसा इंडस्ट्री जिसके अंदर में कच्चा माल की आवश्यकता नहीं होती है वो फुटलूज कहलाती है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, ठीक है, इसमें कच्चे माल की आवश्यकता नहीं है, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए इसको फुटलूज उद्योग कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि चीन ने भारतीय खिलौना बाजार को सर्वाधिक प्रभावित किया है। तो चीन का खिलौना कितना भारत के अंदर में आप जानते ही हैं। किसी भी देश का निर्माण उद्योग उसकी अर्थव्यवस्था और विकास के स्तर का परिचायक होता है। जितना ज्यादा अच्छा निर्माण उद्योग होगा उतनी अच्छी जो है आपकी मतलब अर्थव्यवस्था चलेगी। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योग का योगदान जो है अन्य पूर्वी एशियाई देशों से कम है। ठीक है, पूर्वी एशियाई देशों के अंदर में विनिर्माण उद्योग काफी जोर शोर से चल रहा है, लेकिन भारत का जीडीपी जो है उसके अंदर में विनिर्माण उद्योग का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, तो अपने देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना जो है वैश्वीकरण कहलाती है। वैश्वीकरण बेसिकली एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें विभिन्न जो देश हैं, अलग अलग देश हैं, उसकी अर्थव्यवस्था आपस में जुड़ जाती है, कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, डायरेक्ट व्यापार ना होकर के विदेशों में अगर व्यापार होता है, उनका भी व्यापार हो रहा है, आपका भी व्यापार हो रहा है, आपको कुछ होता है तो उस देश में इतना पैसा आपने लगाया है कि उस देश की अर्थव्यवस्था भी डूब जाएगी। क्लियर है, तो इसी को वैश्वीकरण कहते हैं। तो वैश्वीकरण एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें अपने ही देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों के साथ जोड़ा जाता है और पूरी दुनिया के जो अलग अलग मार्केट हैं वो एक सिंगल मार्केट के तौर पर काम करता है। इसी को वैश्वीकरण या फिर ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। उद्योगों का स्वामित्व जो है, नियंत्रण और प्रबंधन का निजी क्षेत्र के अंतर्गत किया जाना जो है निजीकरण कहलाता है। निजीकरण बेसिकली किसको कहते हैं, जैसे मोदी जी अभी क्या कर रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं, रेलवे का निजीकरण कर रहे हैं, पोस्ट ऑफिस का निजीकरण कर रहे हैं, हर चीज का निजीकरण कर रहे हैं। तो उद्योगों का स्वामित्व, फैक्ट्रियों का जो मालिकाना हक है, नियंत्रण है और प्रबंधन है, ये सब को निजी हाथों में दे देना क्या कहलाता है, निजीकरण कहलाता है। अगला है हमारा वैश्वीकरण से स्वदेशी उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वैश्वीकरण की अगर बात करें तो वैश्वीकरण से स्वदेशी जो उद्योग है उसको काफी ज्यादा असर पड़ता है। क्यों, कैसे असर पड़ता है, ग्लोबलाइजेशन को समझिएगा। ग्लोबलाइजेशन में क्या होगा, ग्लोबलाइजेशन जब आएगी तो आपके घर के सारे दरवाजे खुल जाएंगे और बाहर की सारी ठंडी हवा आपके घर आ जाएगी, तो तब तो आपको ठंडी लगेगी ना। क्लास नहीं रुक रही है, बहुत अच्छी चल रही है, मैं भी ऐप पर ही पढ़ रहा हूँ। ठीक है, नहीं रुक रही क्लास। ज्योग्राफी का बीएड डीएलएड में कितना आएगा, आपको 3-4 क्वेश्चन आएगा, लेकिन पढ़ना तो पूरा है, हमें तो पढ़ाना पूरा है। चलिए, तो याद रखिएगा वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन बेसिकली होता है, लेकिन ये कंसेप्ट जो है ना ज्योग्राफी का आपको हमेशा काम देगा। आगे बिहार पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, आप लोगों में से बहुत सारे लोग बिहार पुलिस की भी तैयारी करोगे, बिहार दरोगा की तैयारी करोगे, उसकी भी क्लासेस हम यहाँ पर चलाएंगे हमारी यूट्यूब क्लास पर जो है ड्रीम सेव आईएएस पर, आपके इंस्टीट्यूट पर बिहार दरोगा का भी क्लासेस को चलाएंगे और काफ़ी जोर शोर से चलेगा। ठीक है, फोकस होकर चलाएंगे, बीएड डीएलएड से जैसे निकलेंगे बिहार दरोगा पर फोकस करेंगे और संपूर्ण तैयारी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट चलाएंगे। डेली 3-4 घंटे की क्लास बिहार दरोगा के ऊपर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ जो पढ़ रहे हो वो वहाँ भी काम देगा आपको, वहाँ का मटेरियल थोड़ा इससे टफ होगा, थोड़ा और हाई लेवल का होगा। वैश्वीकरण से स्वदेशी उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव जो है पड़ रहा है। कैसे पड़ता है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, जैसे आपकी इकोनॉमी की बंद दरवाजे होते हैं, लेकिन ग्लोबलाइजेशन आता है तो सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं, बाहर से जितना भी सामान है वो आपके देश में आ सकता है, आप कोई तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते हो। अब बताओ बाहर का नाइके आ जाएगा तो देश का स्पार्क जो है और कैंपस से कोई पहनेगा, कम लोग पहनेंगे, है ना, क्योंकि अभी नाइके और दूसरी जो कंपनी है एडिडास वगैरह वो क्यों पहनते हैं लोग, क्यों कम पहनते हैं, क्योंकि वो काफ़ी महंगा है। जब प्राइस दोनों का लगभग सेम हो जाए और क्वालिटी उनका बेहतर हो तो लोग बाहर से इंपोर्टेड चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। मोस्ट ऑफ द चीज़ आप इंपोर्टेड इस्तेमाल करते हो। आपके हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है ये भी चाइनीज मोबाइल होगा मोस्ट ऑफ द लोगों का, ये कहाँ से आया, बाहर से आया, तो देश की कंपनी तो मर गई ना। तो वही होता है, ग्लोबलाइजेशन होने पर पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था कनेक्ट हो जाने पर एक देश का सामान दूसरे देश में बिकता है, जिसके कारण आपके देश की जो उद्योग होती है वो उस पर कहीं ना कहीं बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर अपने देश का जो उद्योग है वो अपनी क्वालिटी को इंक्रीज नहीं करेगा और प्राइस को डाउन नहीं करेगा तो फिर वो चल भी नहीं पाएगा।
पाएगा। तो उद्योगों से 4 प्रकार के प्रदूषण होते हैं। सबसे पहले उद्योग जब चलती है तो अब वायु प्रदूषण होता है, फैक्ट्रियों से गंदे हवा जो निकलते हैं, है ना, दूषित वायु निकलती है, तो वो जो गैस निकलता है उसके कारण नुकसान होता है। फिर जल में जो वेस्ट आपका बचता है वो जल में डाल देते हो, या फिर जल को आप संग्रहित करते हो, क्योंकि फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल होता है तो वो जल भी दूषित होती है। इसके अलावा भूमि भी, जहाँ पर आपकी फैक्ट्री होती है ना, वो एरिया जो है काफ़ी दूषित होता है, ठीक है, तो भूमि प्रदूषण भी देखने को मिलता है। और जब फैक्ट्रियां में लोग काम करते हैं, मशीनें चलती है, तो उससे एक अजीब सा ध्वनि प्रदूषण भी होता है। तो वायु, जल, भूमि और ध्वनि चारों तरह के जो हैं इसमें प्रदूषण देखे जाते हैं उद्योग के अंदर में। प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तथा विभिन्न प्रकार की बीमारियां जो है उत्पन्न हुई है। भोपाल गैस त्रासदी की बात करें, एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है, इस बार भी डीएलएड के अंदर में यह प्रश्न पूछा था, बोलिए हाँ, कब पूछा था? 2022 के अंदर में एक प्रश्न पूछा था कि भोपाल गैस त्रासदी में मिसाइल आइसोसाइनेट नामक विषैले गैस का रिसाव जो है वो हुआ था। तो बेसिकली मतलब प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि भोपाल में गैस त्रासदी जो हुई थी उसमें किस तरह के विषैले गैस का रिसाव हुआ था, कौन सा वो गैस था? तो आप कहोगे सर मिथाइल आइसोसाइनेट गैस था। कौन सा गैस था? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये थी आपकी महत्वपूर्ण थ्योरी। एक बार थ्योरी को रिवाइज कर देते हैं विद इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर पूरा थ्योरी को रिवाइज करेंगे। आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए निर्माण उद्योग के अंदर में सबसे पहले आप तो ये रखिएगा कि आधुनिक ढंग से जो उद्योगों का निर्माण है वो 1850 में हुआ था। उद्योग के लिए क्या क्या जरूरी है? कच्चा माल, पावर, कम्युनिकेशन, है ना, लेबर, ये सारी चीजें, कैपिटल, ये सारी चीजों की जरूरत है, ठीक है। वहीं पर अगर बात करें सूती वस्त्र उद्योग जो है भारत में काफी अच्छा है, सुव्यवस्थित है। मुंबई में पहला सूती वस्त्र की स्थापना हुई थी। वहीं पर अगर जूट मिल की स्थापना करें तो कलकत्ता के अंदर में हुई थी जूट मिल की सबसे ज्यादा स्थापना। जूट में अग्रणीय देश कौन सा है जूट प्रोडक्शन या फिर उससे जो सामान बनता है उसमें? तो पश्चिम बंगाल जो है अग्रणीय है। पाशमीना ऊन के बारे में आपने सुना कि बकरियों से निकाला जाता है, अंगूरा खरगोश से निकाला जाता है। राउरकेला जो इस्पात है कारखाना है ये जर्मनी की सहायता से उड़ीसा में स्थापित किया गया है ना, ये सारी चीजें हैं। लौह इस्पात के अधिकांश संयंत्र जो है भारत के छोटा नागपुर पठार के अंदर में। जमशेदपुर को भारत का बर्मिंघम कहा जाता है, ये सारी चीजें आपने देखा। इसके अलावा भारत की सबसे पुरानी तांबे की खान जो है वो कौन सी है? खेतरी माइंस है, जो कि राजस्थान के अंदर में देखने को मिलता है। भारत का पहला उर्वरक संयंत्र जो है वो रानीपेट तमिलनाडु के अंदर में है। दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश जो है वो भारत है ना। चलिए डीजल चलित रेल इंजन की बात करें तो वाराणसी में डीजल चलित रेल इंजन बनाने का कारखाना जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये थी आपकी महत्वपूर्ण क्लास। आई होप कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा, ध्यान में रखिएगा ये सारी चीजों को। चलिए वैश्वीकरण का पूरा कंसेप्ट दे दिया। अगर वैश्वीकरण से कोई प्रश्न पूछेगा तो आई होप कि आप बता दोगे। भोपाल गैस त्रासदी में जो लोग मारे गए थे वो किस गैस की वजह से मारे गए थे? तो आंसर क्या होगा? उस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। कौन सा गैस था? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस, ठीक है। चलिए अब टेस्ट लगा लेते हैं, फटाफट 65 क्वेश्चन को करते हैं यहाँ पर। चलिए देखिए जी पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन उद्योगों की स्थिति के निर्धारण में महत्वपूर्ण नहीं है? देखिए बहुत कंसेप्ट के साथ पढ़िएगा, जितना कंसेप्ट लगाइएगा। देखो सतीश आनंद, ऐसा है कि बच्चे भी आपको समझा रहे हैं कि एक ही चीज को 4 बार लिख के मत भेजा करो, ठीक है। बच्चे जो है डिस्ट्रैक्ट होते हैं और पढ़ाई पर ध्यान दो। कई बार एक ही बात बताने के बाद अगर नहीं मानते हो मीन्स आप रूल्स का उल्लंघन कर रहे हो, और ये रूल्स आपके बेनिफिट के लिए भी है, अदर मेंबर के बेनिफिट के लिए भी है, और हो सकता है कि आपको ब्लॉक कर दिया जाए, ठीक है। इसीलिए निम्नलिखित में से कौन उद्योगों की स्थिति के निर्धारण में महत्वपूर्ण नहीं है? और एक बार जिसको ब्लॉक करते हैं ड्रीम सेवक आईएएस पर, लाइफ में कभी अनब्लॉक नहीं करते हैं। आपको दूसरा कोर्स खरीदना होगा दूसरे फ़ोन से, ठीक है, या फिर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो आपको नया यूट्यूब अपना अकाउंट बनाना होगा, ठीक है, क्योंकि अनब्लॉक वाला जो सिस्टम है ना उसमें हम लोग जाते ही नहीं हैं। तो इसीलिए कभी भी कमेंट करें बड़ी जिम्मेवारी के साथ करें, ऐसा नहीं कि कोई नहीं देख रहा है आपको, उसको हज़ारों लाखों लोग पढ़ते हैं आपके कमेंट को, ठीक है। तो ऐसा कुछ ना लिखें जिससे आपकी खुद की बेइज्जती हो जाए। मैं सिर्फ सतीश को नहीं कह रहा हूँ, सभी सदस्यों को कह रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन उद्योगों की स्थिति के निर्धारण में महत्वपूर्ण नहीं है? उद्योग की स्थिति कैसी होगी किस पर डिपेंड नहीं करेगा? पूंजी पर। क्या बिना पूंजी का कोई उद्योग चल सकता है? आप कहोगे ना सर बिना पूंजी का क्या चलेगा, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। बाजार पर। बाजार कैसा है? बाजार पे तो उद्योग डिपेंड करेगा। यहां पूछ रहा है कि उद्योग किस पर डिपेंड ही नहीं करेगा,
उद्योग किस पर डिपेंड ही नहीं करेगा, आपको ये पूछा है। ठीक है, बोलिए, ये भी कट गया। जलवायु पर क्लाइमेट कैसा है और जनसंख्या कैसा है, यही दोनों में से मुझे लग रहा है कोई आंसर होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा कि जनसंख्या पर भी डिपेंड करेगा उद्योग आपका। देखिए जितनी बड़ी जनसंख्या होगी, ऑडियंस को देख के ही ना कोई गाना गाता है कि भैया कौन सुनेगा हमको। अभी क्या है ना कि बहुत बड़ा सिंगर है अपने भारत के अंदर में, वो ऐसा गाना गा दे मतलब कोई समझ ही ना पाए, ठीक है, तब भी लोग चलेगा, बोलेगा नया चीज है, एक नया लुक है, नया गाना है, ठीक है, उसमें चल जाता है। लेकिन मैं पढ़ाऊँ और ऐसी भाषा में पढ़ाऊँ कि आप समझोगे ही नहीं, बेकार है ना। तो ऑडियंस को हमेशा ध्यान में रखा जाता है। उसी तरह से जब भी कोई उद्योग बनती है, कस्टमर का खास ख्याल रखा जाता है। सबसे पहली चीज है कि ये नहीं सोचा जाता है बनाना क्या है, ये सोचा जाता है बनाना किसके लिए है। उद्योग में ये सोचा जाता है किसके लिए बनाना है। तो एक बार ऑडियंस का, कस्टमर का टारगेट सेट किया जाता है कि भैया इन लोगों के लिए बनाना है। अब उन लोगों की इकोनॉमिक स्थिति को देखा जाता है, उसके बाद फिर डिसाइड किया जाता है कि प्रोडक्ट जो बनेगा उसमें कितनी क्वालिटी देना है और कितना कस्टमर हमारा पे कर पाएगा हमको। इस हिसाब से इंडस्ट्री चलती है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन उद्योग की स्थिति के निर्धारण में महत्वपूर्ण नहीं है? तो याद रखिएगा जनसंख्या तो है ना, तो जनसंख्या आंसर नहीं होगा। हमको पूछा कौन नहीं है, तो जलवायु नहीं है। ठीक है, किस जगह की जलवायु कैसी है, इस पर बहुत ज्यादा उद्योग का फर्क नहीं पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन उद्योग खनिज पर आधारित है? कौन सा उद्योग है जो खनिज पर चलता है? चलिए देखिए यहां पर, क्या चीनी मिल खनिज पे चलता है? खनिज का मतलब हो गया जैसे लोहा, टीन, तांबा, इन सब का इस्तेमाल करते हो, जमीन से जो निकाला हुआ चीज है। क्या चीनी मिल, ये तो आपका क्या है, एग्रीकल्चर संबंधित है, तो ये आंसर नहीं होगा। क्या जूट मिल, पटवा का जो मिल होता है, जूट मिल जिससे कपड़े बनते हैं, क्या वो लोहे से बनता है? लोहे, चांदी, सोना से बनता है? नहीं। सूती वस्त्र के लिए भी खनिज नहीं चाहिए भैया हमको, तो आंसर क्या हो जाएगा? खनिज वस्त्र, खनिज संबंधित जो उद्योग है वो कौन सा? देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, यही प्रश्न एग्जाम में पूछ देगा ना, माथा घूम जाएगा आपका। अरे क्या करें, याद करें नहीं करें, क्या था नहीं था, भूल गए, ये सब जो है नहीं होना चाहिए आपका। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा कृषि पर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कितना बार दोहराया है बिहार बोर्ड ने इन सवालों को, बहुत इंपॉर्टेंट, वीवीआई लिख दिया मैंने। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? फटाफट बताइएगा आप सभी लोग। ठीक है, चलिए जो लोग बाद में YouTube पर देख रहे हैं इस वीडियो को, वो सभी लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और CBT टेस्ट लेना सभी को जरूरी है। बीएड वाले बच्चे, अगर आपने CBT नहीं लिया है तो आप भी लीजिए, और DLED में अभी तक कोई कोर्स नहीं लिया है तो आप उम्मीद बैच के साथ जा सकते हैं, 699 वाले के साथ। अगर आप इसके साथ नहीं जाना चाहते हैं तो 499 में ओनली कोर्स भी लग सकते हैं। अगर आपको कोर्स भी नहीं लेना है तो टेस्ट सीरीज जरूर ले लें, आपका 299 में पूरा टेस्ट आ जाता है। टेस्ट आपको बताएगा कि कहाँ पर कमजोर हैं, वरना क्या होगा, एग्जाम में जाएंगे हिचकिचाहट होगा, सारा चीज जानते हुए भी गलत करके आएंगे। इसीलिए एग्जाम आपका टेस्ट ले ले, आप 11 टेस्ट एग्जाम का ले लीजिए। ठीक है, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? तो देखिए सूती वस्त्र क्या कृषि पर आधारित है? सीमेंट, चीनी, जूट। सीमेंट क्या कृषि पर आधारित है? सीमेंट तो पत्थर से बनता है, तो आंसर हमारा हो जाएगा सीमेंट। सूती वस्त्र है, कॉटन पे बनता है, चीनी है, जूट है, लेकिन हमारा क्या है, सीमेंट नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर में छोटा पैमाना का उद्योग। देखिए चीनी मिल बहुत बड़ा उद्योग है। ठीक है, आपने कभी चीनी मिल का दर्शन किया होगा, देखा होगा कितनी बड़ी इंडस्ट्री होती है चीनी मिल, कितने सारे रूम्स होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है, बड़े बड़े उसमें मशीनें होती है, क्योंकि गन्ना जो है उतनी मात्रा में डालना, फिर वहां से निचोड़ करके चीनी बनाना। तो चीनी उद्योग जो है छोटे पैमाने का उद्योग नहीं है, तो ये तो कट गया। ठीक है, कागज उद्योग भी बहुत बड़ा पैमाना का, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा पेड़ काट के लाया जाता है, फिर उसको डाला जाता है, उसको लोड अनलोड, फिर उससे कागज की पट्टी निकाली जाती है, फिर बहुत लंबा खेल है इसके अंदर में। विद्युत उपकरण उद्योग, रेलवे वाली जो है जितनी, मतलब विद्युत वाली जितनी है, ये सब आपका आ जाता है बड़े पैमाने के उद्योग पर। एक और इससे आगे हो सकता है, जैसे रेलवे वाला आ जाता है, वो भी आपका छोटे बड़े उद्योग के अंदर में होता है। लेकिन खिलौना उद्योग जो है ना, ये छोटे पैमाने का उद्योग है, तो आंसर हो जाएगा 4 का सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सार्वजनिक का मतलब समझते हैं, गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर के अंदर में, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर में। इसमें गवर्नमेंट भी मालिक हो सकता है या गवर्नमेंट ही मालिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? जेके सीमेंट,
टाटा लौह एवं इस्पात, बोकारो और रेमंड कृत्रिम वस्त्र उद्योग। क्या लगता है कि गवर्नमेंट का शेयर किसमें ज्यादा है? तो आंसर क्या होगा? बोकारो लौह इस्पात जो है ये कंप्लीटली पूरी तरह से जो है ये हमारा क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर का है। नीतू, रंजन, परहीन, नवल, करेक्ट है सबका। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? निजी नहीं है यानी सरकारी है। डाबर निजी है, आंसर नहीं होगा। बजाज ऑटो लिमिटेड निजी है, आंसर नहीं होगा। सेल और टिस्को, टिस्को टिस्को मतलब टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है ना, और इसके अलावा सेल जो है वो भी आपकी कंपनी है। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा हमारा सेल। ठीक है, टिस्को किसकी कंपनी है बता सकते हैं? टिस्को आपको पता है ना, जमशेद जी टाटा है ना, अभी जो टाटा के मालिक हैं उनकी कंपनी है टिस्को, ये भी प्राइवेट है। टिस्को क्या है? प्राइवेट। टिस्को जरा खिस्को है ना, प्राइवेट है। ये सेल जो है ना, सेल ये आपका क्या है? आपका ये आपका निजी कंपनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में पहली सूती मिल कहां बनी थी? देखिए सवाल इतना इंपॉर्टेंट कि छोड़ा नहीं जा सकता है। कौन ऐसा बच्चा होगा जो इस बात को भूल जाएगा? भूल के आएगा तो एक नंबर कटवा के आएगा। भारत में पहली सूती मिल कहां बनी थी? मैंने कई बार बताया है, मुंबई के अंदर में पहली सूती मिल बनी थी। भारत के अंदर में पहली सूती मिल जो है मुंबई के अंदर में बनी थी। ठीक है, चलिए 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 चलिए। भारत में पहली सूती मिल कहां स्थापित की गई थी? तो आंसर क्या होगा? मुंबई के अंदर में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? 8वां नंबर, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर में मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर में तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा 1854 ईस्वी में, 1854 के अंदर में। तो आंसर होगा 1854। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये एक प्रश्न तो ये पूछा जाता है कि पहला सूती कपड़ा जो है वो मुंबई के अंदर में कब बना था? तो आपको आंसर देना है क्या? 1854 ईस्वी में, 1854 के अंदर में, 1854 के अंदर में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में, भारत में पहली सूती मिल कहां स्थापित की गई? तो आंसर क्या होगा? मुंबई के अंदर में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि? पहली सूती मिल है ना मुंबई में स्थापित की गई थी। कहां पर स्थापित की गई थी? क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर में। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि मुंबई के अंदर में क्या क्या खूबी था? पहला कि मुंबई एक पतन है, यानी मुंबई जो है उसके किनारे आपका समुद्र लगता है, तो वहां से सूती मिल को जो है बने हुए कपड़े को बाजारों में बेच सकते हैं। ठीक है, वहां पर एक पोर्ट है। मुंबई क्या है? समुद्र के किनारे है, तो कई सारे पोर्ट है, वहां से आप विदेशों में कपड़ा बेच सकते हैं। इसीलिए पहली सूती मिल जो है कहां पर बनी थी? मुंबई के अंदर में बनी थी। बिल्कुल सही कारण है, यही सोच के बनाया गया था। पहली सूती कपड़ा मिल जो है मुंबई के अंदर में। दूसरा था, यह कपास उत्पादन क्षेत्र में निकट स्थित है।
ये कपास उत्पादन क्षेत्र में निकट स्थित है, यानी कॉटन जो है प्रोडक्शन में ये जो है क्या है, जहाँ, क्योंकि आपको पता है ना कि बेंगलुरु के अंदर में, बेंगलोर के अंदर में ब्लैक सॉइल पाया जाता है, महाराष्ट्र में बेंगलोर में, तो वहां पर कॉटन की खेती बहुत ज्यादा अच्छे से होती है, कॉटन की खेती। तो यही कारण है कि कॉटन की खेती के करीब पड़ता था बैंगलोर, कर्नाटक, है ना, इन सारे रीजन्स के अंदर में जाएंगे, गुजरात के रीजन में, यहाँ पर आपको क्या है, कपास की बहुत अच्छी खेती होती है। तो फैक्ट्री बगल में होगा, खेती बगल में होती है, प्रोडक्शन होगा, बगल में आपका पोर्ट है, पतन है, वहां से पोर्ट से आप विदेशों में सामान बेच सकते हो। तो ये भी यही सोच के बनाया गया था मुंबई के अंदर में, ठीक है, ये वाला भी सही है। तीसरा है मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, यही बात है। फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया क्या कहलाता है, मुंबई कहलाता है। कौन कहलाता है, मुंबई। तो तीसरा भी सही है। तो भैया तीनों कारण के वजह से आधुनिक सूती मिल जो है मुंबई में स्थापित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा 9 का डी नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सूती वस्त्र उत्पादन में आगे है, अग्रणी है। सूती मिल में कौन आगे है, अग्रणी है, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर में आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई। आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई, ठीक है, मुंबई आगे है। अगला प्रश्न है यहां पर, सूती वस्त्रों की राजधानी है, सूती वस्त्रों की राजधानी कौन सी है, सूती वस्त्रों की राजधानी कौन सी है, फटाफट बताएंगे। 11 नंबर के अंदर में सूती वस्त्रों की राजधानी जो है वो निम्नलिखित में से कौन कहलाता है। तो आंसर होगा मुंबई कहलाता है। थोड़ा सा फास्ट करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है। 12वां नंबर प्रश्न, उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है वो कानपुर को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा सी, कानपुर। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम वस्त्र पार्क कहां स्थापित किया गया है। भारत का पहला वस्त्र पार्क जो है ये कहां पर स्थापित किया गया है। आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न कहता है, हुगली औद्योगिक प्रदेश कहां प्रदेश का केंद्र है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कौन सा है 14 नंबर में। तो आंसर क्या हो जाएगा, कोलकाता, हावड़ा जो है ये हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। अगला प्रश्न है, ऊनी वस्त्र के उत्पादन में किस राज्य का पहला स्थान है। ठीक है, ऊनी वस्त्र के उत्पादन में किस राज्य का पहला स्थान है 15 नंबर में। तो आंसर क्या हो जाएगा, पंजाब का जो है पहला स्थान है। तो आंसर हो जाएगा 15 का सी नंबर, पंजाब। अगला प्रश्न है, पाशमीना ऊन किस जानवर की बालों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, 16 नंबर में। तो आंसर क्या होगा, बकरी के बालों से प्राप्त किया जाता है। 16 का बी नंबर, बकरी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी मैंने बताया था आपको कि पाशमीना कहां से प्राप्त किया जाता है, बकरी से। खरगोश का अगर पूछेगा तो अंगूरा ऊन, अंगूरा ऊन कहां से प्राप्त किया जाता है, तो खरगोश से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका जो नॉर्मल ऊन होता है ये कहां से निकलता है, भेड़ की खाल से, भेड़ की जो रुई होती है उससे निकलता है, रुआ होता है उससे निकलता है, भेड़ की बाल से निकलती है। बकरी एक खास बकरी है जिसका नाम है पाशमीना, इसी से आपका पाशमीना ऊन निकलता है, पाशमीना ऊन। ये सारी चीजें थ्योरी में बता दिया है, इसीलिए टेस्ट को फास्ट रख रहे हैं। ठीक है, ऊनी वस्त्र जो है इसके उत्पादन में कौन सा देश प्रथम है, अगर ऐसा पूछेगा तो आंसर क्या होगा, पंजाब प्रथम है। तो 15 का आंसर हो जाएगा पंजाब। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहां पर है, चलिए अगला प्रश्न है 17 में, निम्न में से कौन सा राज्य नारियल जटाऊ उद्योग में अग्रणी है। नारियल का आपने देखा होगा रस्सा, नारियल की रस्सी को, तो नारियल का जो नारियल खाते हैं ना, तो उससे नारियल को जब फाड़ते हैं आप, उसके अंदर में डब्बू होता है, फिर वहां पर व्हाइट होता है, उसके अंदर जाते हैं फिर व्हाइट मिलता है, उसके अंदर पानी होता है। तो नारियल का जो बाहरी छिलका होता है ना, छिलका, उसको गूंथ करके रस्सी बनाया जाता है और बहुत मजबूत रस्सी होता है। आपने देखा होगा आजकल वो रस्सी कम हो गया, उसकी जगह प्लास्टिक ने ले लिया है। ठीक है, तो नारियल का जो जटा है या नारियल का जो रस्सी है, इसको बनाने में सबसे आगे कौन सा देश है, तो केरल है। केरल में नारियल की रस्सी का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, क्योंकि आपको पता है कि नारियल का पेड़ ज़्यादातर समुद्री क्षेत्रों में होता है। तो केरल के राज्यों में, वहाँ पर केरल राज्य में बहुत ज़्यादा नारियल आपको देखने को मिलेगा। तो नारियल से संबंधित उद्योग भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चीनी उत्पादन में कौन सा राज्य भारत में सबसे आगे। देखिए ये जो इंडस्ट्री वाला है और प्रोडक्शन वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे अगर कोई चैप्टर स्किप करना होता मैं सारे चैप्टर स्किप कर लेता, लेकिन ये चैप्टर आपको पढ़ाता। क्यों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछ लेना कि चीनी उद्योग कौन से राज्य में सबसे आगे है, ये पूछ लेना कि पहला जूट मिल कहाँ पर है, पहली जो सूती मिल है ये कब बनी, कहाँ बनी, सूती कपड़े की मिल कहाँ बनी, है ना। ये सारा चीज़ों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो चीनी उत्पादन में कौन सा राज्य है जो भारत में पहले नंबर पर आता है। तो याद रखिएगा, कोई और नहीं बल्कि हमारा पड़ोसी देश यूपी है ना। यूपी में जो है चीनी उत्पादन
पूरी भारत के अंदर में सबसे ज्यादा होता है, तो आंसर हो जाएगा 18 का बी नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? पहला तो हमने देख लिया, यहां पर पहला हमने क्या देखा, पहला हमने देखा कि भैया यहां पर, ठीक है, देखिएगा इसको, अच्छा इसको सही कर लेना, थोड़ा सा यहां पर सही कर लेना इसको। अगर आपको पूछे कि चीनी उत्पादन में पहला कौन सा है, तो महाराष्ट्र हमारा पहले नंबर पर आता है, ठीक है। और अगर आपको ऐसा करके पूछे कि चीनी उत्पादन में दूसरे नंबर पर कौन आता है, तो यूपी जो है हमारा दूसरे नंबर पर आता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कहता है कि भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? शक्कर का कटोरा किसको कहते हैं? तो यूपी को जो है शक्कर का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। चलिए, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग कौन सा है, फटाफट बताएंगे। 21वां नंबर प्रश्न, उपभोक्ता उद्योग जो है कौन सा है? तो याद रखिएगा, चीनी उद्योग को उपभोक्ता उद्योग कहा जाता है। पेट्रो रसायन नहीं है, लौह इस्पात नहीं है, इसके अलावा चितरंजन लोकोमोटिव नहीं है, तो आंसर होगा 21 का सी नंबर। अगला प्रश्न है हमारा कि आधुनिक औद्योगिक विकास की कुंजी किस उद्योग को माना जाता है? आधुनिक औद्योगिक विकास की कुंजी जो है ये किस उद्योग को माना जाता है? 22वां नंबर प्रश्न, आंसर हो जाएगा लौह इस्पात उद्योग को। लौह इस्पात उद्योग को आधुनिक औद्योगिक विकास की कुंजी माना जाता है। अगला नंबर है हमारा, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है? भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सा है? 23 के नंबर में, तो आंसर क्या हो जाएगा? टाटा लौह इस्पात कंपनी। ये कब बनी है? 1907 ईस्वी में, 1907 के अंदर में आई है। अगला प्रश्न है, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र हैं? 24वां नंबर प्रश्न। तो याद रखिएगा, ये आपका आयरन और स्टील के उद्योग के केंद्र हैं। जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम। जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम ये किस उद्योग के केंद्र हैं? तो आयरन एंड स्टील के केंद्र हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जिसको टिस्को कहते हैं, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? जल्दी से बताइए। तो याद रखिएगा, 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी बनी थी। अगला प्रश्न है, जमशेदपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? जमशेदपुर जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? जमशेदपुर का नाम किसके नाम पे रखा गया, आप बता सकते हैं? जमशेदपुर का नाम जो रखा गया जमशेदजी टाटा के नाम से। और जमशेदजी टाटा पता है किसके लिए फेमस है? लोहा के लिए। जमशेदजी टाटा लोहा के लिए फेमस है, जमशेदजी टाटा, ठीक है। तो ये लोहा के लिए फेमस है, आंसर हो जाएगा लौह इस्पात। जमशेदपुर किस उद्योग के लिए फेमस है? तो लौह इस्पात के लिए। अगला प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को जल की आपूर्ति किस नदी से की जाती है? टिस्को को जो वाटर मिलता है ना, चूंकि आपको पता है कोई भी फैक्ट्री जो है बिना वाटर के चलाना उसको बहुत मुश्किल है, ठीक है। टिस्को जो चल रही है इसको वाटर कहां से मिल रही है? तो स्वर्ण रेखा नदी से मिल रही है, आंसर होगा बी, स्वर्ण रेखा। वीडियो रुक गई है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर वीडियो रुक गई है। वीडियो तो सही चल रही है, एक ही बच्चा बार बार कमेंट कर रहा है कि सर वीडियो रुक गई है, ठीक है। वीडियो जिसकी रुक गई है ऐप से बाहर निकलिए, फिर से कोर्स के अंदर में आइए, फिर से लाइव वाले पे आइए और फिर से चला लीजिए वीडियो को। रिफ्रेश होके चलना इसको बोलते हैं। और ये 10 सेकंड माइनस से उठाना स्टार्ट होगा, आप उसको छोड़ दीजिए, फिर ऑटोमेटिक वो चलने लगेगा, ठीक है। 10 मिनट पीछे से चलेगा आपका माइनस करके। दोबारा उस पर लाइव पे क्लिक नहीं करना है, जितनी बार लाइव पे क्लिक करेंगे उतनी बार वो 10 सेकंड पीछे जाएगा, ठीक है। कितनी देर से वीडियो रुकी हुई थी? वे ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, टाटा आयरन स्टील कंपनी को जल की आपूर्ति कहां से मिलती है? स्वर्ण नदी से मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि विश्वेश्वरैया लोहा और इस्पात उद्योग ये किस स्थान पर स्थित है? ये जो विश्वेश्वरैया है लोहा और इस्पात उद्योग ये कहां पर है? ये भद्रावती कर्नाटक के अंदर में है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 29, इसमें कहता है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो बनी थी, तृतीय पंचवर्षीय योजना में किस स्थान पर लौह इस्पात उद्योग की स्थापना की गई थी? ठीक है, तो याद रखिएगा ये कहां पर किया गया था? बोकारो के अंदर में।
तीसरा जो पंचवर्षीय योजना था लोहे का उत्पादन, ये कहां पर किया गया था? तो बोकारो के अंदर में किया गया था। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि बोकारो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? 30वां नंबर प्रश्न। तो याद रखिएगा आंसर क्या होगा? रूस की सहायता से की गई थी। तो 30 का आंसर सी होगा, रूस। अगला नंबर प्रश्न है दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? ठीक है, 31वां नंबर। दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है वो पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर में स्थित है। आंसर हो जाएगा सी, पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहां पर है? 32वां नंबर प्रश्न। आंसर हो जाएगा ए, उड़ीसा के अंदर में है। उड़ीसा के अंदर में राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहां पर है? उड़ीसा के अंदर में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? कौन सा ऐसा इस्पात केंद्र है जो समुद्र के किनारे है? ठीक है, 33वां नंबर प्रश्न। तो याद क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा भद्रावती। भद्रावती जो है वो समुद्र के निकट है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन इस्पात केंद्र समुद्र के तट पर स्थित है? इनमें से कौन सा इस्पात केंद्र समुद्र के तट पर स्थित है? 34वां नंबर प्रश्न। तो आंसर क्या होगा? विशाखापत्तनम जो है ये क्या है आपका? समुद्र के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? स्टील को बाजार में उपलब्ध कराने का काम कौन करती है? और वो कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। तो याद होगा मैंने सेल के बारे में बताया था कि सेल एक ऐसी कंपनी है जो गवर्नमेंट की कंपनी है। ठीक है, जो गवर्नमेंट की कंपनी है। ठीक है, ठीक है, मैंने सेल के बारे में बताया था कि सेल एक ऐसी कंपनी है जो गवर्नमेंट फंडेड कंपनी है। ठीक है, ये सार्वजनिक कंपनी है, पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। जल्दी से बताइए, याद आया आपको? तो आंसर उस हिसाब से क्या दे दोगे आप? आंसर हो जाएगा सेल। सेल जो है ये क्या है हमारा? स्टील प्रोवाइड करती है और ये एक सार्वजनिक कंपनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जो है इसका गठन जो है वो किस वर्ष हुआ? 36वां नंबर प्रश्न। तो याद रखिएगा इसकी जो स्थापना हुई है वो 1973 में हुई, 1973 के अंदर में। अगला प्रश्न है भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? भारत का बर्मिंघम जो है ना, भारत का, देखिएगा भारत का 37 नंबर में, जल्दी से बताइए, भारत का बर्मिंघम किसको कहते हैं? तो जमशेदपुर को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन है कि अल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? तो एल्युमिनियम का एस कौन सा है भैया? बॉक्साइड है ना। तो स्वाभाविक बात है कि एल्युमिनियम किससे बनाएंगे? बॉक्साइड से। इसके अलावा एल्युमिनियम के अन्य एस भी हैं। तो पहला नंबर पे तो बॉक्साइड हो गया, दूसरा नंबर में कोरंडम हो गया, क्या हो गया? कोरंडम हो गया। तीसरा में क्या हो गया? करायोलाइट हो गया। बॉक्साइड, कोरंडम और करायोलाइट, बॉक्साइड, कोरंडम और करायोलाइट। ठीक है, तो एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? तो बॉक्साइड, कोरंडम और क्रायोलाइट का होता है। अगला प्रश्न है बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? बॉक्साइट का उपयोग जो है वो किस उद्योग में होता है? बॉक्साइट का उपयोग 39 नंबर में। तो याद रखिएगा बॉक्साइट का जो उपयोग है वो किस उद्योग में होता है? तो आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम उद्योग में। अगला प्रश्न देखते हैं भारत में एल्युमिनियम उद्योग निम्न में से किस राज्य में अवस्थित नहीं है? 40वां नंबर प्रश्न। तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में, यूपी में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो भारत में एल्युमिनियम उद्योग निम्न में से किस राज्य में अवस्थित नहीं है? तो एल्युमिनियम उद्योग आपको उड़ीसा में भी मिलेगा, पश्चिम बंगाल में भी मिलेगा, झारखंड में मिलेगा, लेकिन यूपी में जो है क्या है आपका? स्थित नहीं है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या? देखिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 40 का डी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालको तथा बाल्को कंपनी का संबंध जो है वो किससे है? नालको और बाल्को, चलिए जल्दी से बताइए। अनामिका, रश्मि, रिजवाना, सनम, सपना, रेशमा, अंचल्या, सानू, स्लेहा। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बताते हुए चलेंगे। नालको और बाल्को कंपनी का संबंध जो है किससे है? फटाफट बताएंगे नालको और बाल्को का, जल्दी से बताइए। नालको और बाल्को का संबंध किससे है? तो एल्युमिनियम उद्योग से संबंधित है। आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा गलाने का पहला कारखाना स्थापित किया गया है? तांबा को गलाने का पहला कारखाना जो है वो किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो झारखंड के अंदर में स्थापित हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है कि
तांबा परगलन उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? कहाँ पर ये किस जगह पर है? तांबा को गलाने का जो जगह है, ये है स्थान, जो स्थान है वो कौन सा है? ठीक है, तांबा गलाने का जो उद्योग है वो किस स्थान पर लगाया गया है? तो मऊ में लगाया गया, तो आंसर हो जाएगा मऊ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि किस रसायन को रसायनों का राजा कहते हैं? तो याद रखिएगा कि गंधमाल को, गंधकामल को जो है, गंधकामल को ये रसायनों का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रसायन उद्योग की भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में, यानी जो केमिकल फैक्ट्री है ना, केमिकल इंडस्ट्री है, जो हमारी जीडीपी है, जीडीपी, अगर जीडीपी हमारा 100 रुपए है, हमारा देश का इनकम जो है 100 रुपया है, तो उसमें रसायन फैक्ट्री जो है, जो केमिकल इंडस्ट्री है, जो केमिकल बनाती है, उसका योगदान हमारे जीडीपी में कितना है, इसी से पता लगाते हैं कि वो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा भैया, कितना योगदान है? तो आप कहोगे सर 3%। कितना है? 3%। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3%। तो रसायन उद्योग की भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत है? तो आंसर होगा 3%। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि भारत का पहला उर्वरक संयंत्र जो है वो कहाँ लगाया गया है? भारत का पहला उर्वरक संयंत्र जो है वो कहाँ पर लगाया गया है? तो रानीपेट तमिलनाडु के अंदर में लगाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंदरी कहाँ पर स्थित है? 47 के अंदर में सिंदरी जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो झारखंड के अंदर में सिंदरी स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल कौन सा है? सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल जो है वो चूना पत्थर है। तो आंसर हो जाएगा ए, चूना पत्थर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किस स्थान पर रेल सवारी गाड़ी के डब्बे का निर्माण किया जाता है? तो याद रखिएगा कहां पर करते हैं? वाराणसी में, चितरंजन में, जमशेदपुर में, या फिर कपूरथला में। सवारी गाड़ी का जो डब्बे का निर्माण होता है वो किस जगह पर किया जाता है? तो याद रखिएगा कपूरथला के अंदर में रेलवे सवारी डब्बे का निर्माण कराया जाता है। अगला प्रश्न है बिहार के किस स्थान पर सवारी गाड़ी के रेलवे डिब्बे बनाने का कारखाना निर्माणाधीन है? मतलब कारखाना बन रहा है लेकिन पूरा नहीं बना है, वो काम अभी रुका हुआ है। निर्माणाधीन है यानी बनने वाला है, बन रहा है, वो अभी चालू नहीं हुआ है। जल्दी से बताएंगे। तो आंसर क्या होगा? हरनौत नालंदा के अंदर में जो है, हरनौत नालंदा के अंदर में है ना, सवारी गाड़ी का डब्बे का कारखाना जो है वो बन रहा है। ठीक है, बिहार के अंदर में। अगला प्रश्न है कि 3 पहिया स्कूटर बनाने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 3 पहिया में पहला स्थान है, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे आपको, है ना, थ्योरी के अंदर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व के साइकिल उत्पादन देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? पूरी दुनिया में जो जो देश साइकिल बनाते हैं, तो साइकिल बनाने में हमारा स्थान कितना है? दूसरा है। कितना स्थान पर है? दूसरा स्थान पर। नेक्स्ट देखते हैं मारुति मोटर गाड़ी का निर्माण कहां किया जाता है? हमने अभी थ्योरी के अंदर में बताया था कि गुड़गांव के अंदर में मारुति का बहुत बड़ा जो है इंडस्ट्री है, वहीं पर प्रोडक्शन होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि टाटा की नैनो कार किस राज्य से बनकर आती है? नैनो कार जो है वो कहां से बनकर के आती है? तो गुजरात राज्य के अंदर में नैनो की फैक्ट्री है, वहां से बन के आती है। अगला प्रश्न है बड़े आकार के जलपोतों यानी जहाजों का निर्माण स्थल कहां स्थित है? ठीक है, तो याद रखिएगा बड़े आकार का जो जलपोत है इसका निर्माण स्थल कहां पर है? विशाखापत्तनम में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुयान निर्माण का पहला कारखाना भारत के किस शहर में लगाया गया है? ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि पहला कारखाना जो है बंगलुरु के अंदर में लगाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड कहां पर स्थित है? जल्दी बताएंगे। तो आंसर क्या होगा? बंगलुरु के अंदर में। बंगलुरु में आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीआई लिख देता हूं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत का सिलिकॉन सिटी किसको कहा जाता है? बंगलुरु को कहा जाता है। आईटी हब किसको कहते हैं? बंगलुरु को कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा इसको। चलिए कुछ और ही प्रश्न बचे हुए हैं, ज्यादा प्रश्न नहीं है, अंत तक बने रहिएगा और 10 मिनट क्लास चलेगी। निम्नलिखित में से कौन सा फुटलूज उद्योग है? देखिए ऐसा उद्योग जिसमें क्या लगता है, जिसमें रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं है, जिसमें क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए। क्या? तो आंसर होगा रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं है। ऐसा उद्योग जिसमें हमको रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं है। रॉ मटेरियल की जरूरत है क्या? रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं है, तो ऐसा उद्योग जो है फुटलूज उद्योग कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में चूंकि रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं है, इसीलिए ये फुटलूज कहलाता है। बाकी बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं? 60 नंबर प्रश्न। तो आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा उद्योग है जो निर्मित करते हैं? तो आंसर हो जाएगा डी, सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी सेक्टर जो है ये आपका कौन बनाता है? ये आपका बनाता है दूरभाष, कंप्यूटर, है ना, ये सारे संयंत्र बनाते हैं। स्टील बनाती है नहीं, इलेक्ट्रॉनिक बनाती है नहीं, एल्यूमिनियम बनाती है नहीं। आईटी सेक्टर ही हमारा टेलीफोन वगैरह का निर्माण करती है, कंप्यूटर वगैरह का निर्माण करती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में जो आउटसोर्सिंग करते हैं, बाहर के देश आकर के हमारे इंजीनियर्स का आउटसोर्सिंग करते हैं, उनको काम देते हैं, उनको ठेका देते हैं, इसमें बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में, है ना, ये जो है भारत का स्थान कितना है, बस आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा भारत का स्थान बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग में पहले नंबर पर है। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कहता है कि नेपा नगर प्रसिद्ध किसके लिए? ये प्रश्न देखिए पूछा गया आपका बीएड के अंदर में, मतलब इसी टाइप का प्रश्न पूछा गया कि ये चीज़ किसके लिए फेमस है, वो चीज़ किसके लिए फेमस है। तो याद रखिएगा नेपा नगर फेमस है अखबारी कागज के लिए। अखबारी कागज कहाँ पर मिलती है? नेपा नगर में मिलती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शहर चंदन पर आधारित सौंदर्य सामग्री के लिए विख्यात है? चंदन पर आधारित, तो याद रखिएगा मैसूर जो है ये चंदन पर आधारित सौंदर्य सामग्री के लिए विख्यात है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नई औद्योगिक नीति से संबंधित है? याद रखिएगा नई औद्योगिक नीति से संबंधित कौन है? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जिसको एलपीजी बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये सब होता है। तो आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65वां नंबर। इनमें से कौन औद्योगिक नीति से संबंधित नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन औद्योगिक नीति से संबंधित नहीं है? तो आंसर होगा राष्ट्रीयकरण जो है ये औद्योगिक नीति से संबंधित नहीं है। ठीक है, बाकी निजीकरण है, उदारीकरण है, वैश्वीकरण है, ये नहीं है, राष्ट्रीयकरण नहीं है। ठीक है, ये आपका इसका प्रोडक्शन से कोई मतलब इसको नहीं है। ये राष्ट्रीयकरण मतलब हो गया देश, सरकार जो है किसी चीज का मालिक बन रही है। ठीक है, ये राष्ट्रीयकरण कहलाया। ठीक है, उसको सरकार ने अपने अंदर में ले लिया, जबकि औद्योगिक नीति के अंदर में यही राष्ट्रीयकरण को छोड़ा जाता है, निजीकरण किया जाता है। राष्ट्रीयकरण और निजीकरण अलग चीज है। निजीकरण होता है निजी लोगों के हाथों में दे देना, कंपनियों को बेच देना, रेलवे बेच देना, एलआईसी बेच देना, बहुत सारी चीजें हैं, आपने गिरवी रख दिया, है ना, आपने दे दिया कि चलो जितने टिकट के पैसे हैं आप ले लो। जैसे आपने लाल किला को दे दिया, ताजमहल को दे दिया, तो ये सब आपने दे दिया, ये आपका निजीकरण कहलाया। लेकिन अगर वापस ले ले, कुछ निजी चीजें हैं उसको वापस सरकार ले ले, तो ये राष्ट्रीयकरण कहलाया। जैसे निजी बैंक है उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया था इंदिरा गांधी ने। ठीक है, तो एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्रीयकरण कब किया गया था बैंकों का, इंदिरा गांधी ने कब किया था? तो याद रखिएगा कब किया था, कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग। ठीक है, तो इनमें से कौन सा औद्योगिक नीति संबंधित नहीं है? तो भैया एलपीजी है, लिबरलाइजेशन है। लिबरलाइजेशन का मतलब होगा उदारीकरण, यानी सारे दरवाजे खोल दिए, अब कोई टैक्स वैक्स नहीं लगाओगे, बाहर से आने वाली चीज़ों को रोकने का कोई भी तरीका, कोई पैतड़ा नहीं करोगे आप, ये आपका लिबरलाइजेशन में आ गया। प्राइवेटाइजेशन मतलब जो कंपनी देश के अंदर में चीज़ें बना रही है उसको प्राइवेटाइज कर दोगे आप, सरकार नहीं बनाएगी, विदेशी कंपनी का मन, है ना, जो प्राइवेट प्लेयर चाहे देश का हो या विदेश का हो, प्राइवेट कंपनियों का मन कितना बनाएगा, कैसा बनाएगा, वो चीज़ बस देखना है। ग्लोबलाइजेशन, दुनिया भर का सामान अपने देश का दुनिया भर में जाएगा, दुनिया भर का सामान हमारे देश में आएगा, ये हमारा ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। क्लियर है? तो ये ध्यान में रखिएगा तीनों चीज़ें किसको कहते हैं। और अभी तक जिन्होंने सिलेक्शन बैच नहीं लिया है तो सिलेक्शन बैच की कोर्स फी अब 999 नहीं रह गई है, 699 रह गई है। कितनी रह गई है? 699 रह गई है। ठीक है, इसके अंदर में सीबीटी भी मिलता है और एक सॉरी, ये तो आपका सिलेक्शन बैच है ना बीएड के लिए, इसकी फ़ी तो और कम हो गई है, इसकी फ़ी को हमने 500 डाउन कर दिया है। तो सिलेक्शन बैच बीएड वाली आपको 499 में मिलती है, 499 में मिलती है 499 के अंदर में। ठीक है, और ये उम्मीद बैच है जो 999 की फ़ी थी, इसको कम करके 699 कर दिया गया है हमेशा हमेशा के लिए। अगर उम्मीद बैच का सिर्फ टेस्ट लेना चाहते हो तो आप 299 में ले सकते हो। अगर आपको सिर्फ थ्योरी और चैप्टर वाइज टेस्ट लेना है, यानी कोर्स लेना है सिर्फ, इसके अंदर में देखिए कोर्स भी संबंधित है, टेस्ट भी संबंधित है। अगर सिर्फ टेस्ट लेंगे तो 299 में टेस्ट आ जाएगा आपका, अगर सिर्फ कोर्स लेंगे तो उसको भी हमने अलग कर दिया है, 499 में पूरा कोर्स आ जाएगा, क्योंकि आप ही लोगों का रिक्वेस्ट था कि सर अलग कर दीजिए, तो इसको हमने अलग कर दिया। 299 का सीबीटी है और 499 का कोर्स है। एक साथ लेंगे तो 800 रुपये लगता है, मतलब एक अलग अलग लेंगे तो 800 रुपये लगता है, एक साथ लेंगे तो आपको 699 यानी 700 के अंदर में दोनों चीज़ें हो जाती है। तो मेरा सुझाव होगा सीबीटी टेस्ट आप जरूर लें,
कोर्स लेना है लीजिए, नहीं लेना है मत लीजिए, लेकिन सीबीटी टेस्ट हर बीएड वाले बच्चों को भी देना है जो डीएलएड का एग्जाम देने वाला है इस साल। सीबीटी टेस्ट हर डीएलएड वाले बच्चों को लगाना है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कौन सा एरिया आपका वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कहाँ कहाँ पर और मेहनत करने की जरूरत है। आई होप कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा, मज़ेदार लगा होगा। इसकी पीडीएफ भी अपलोड कर देंगे, आप लोग चिंता मत कीजिए। जैसे ही एडिट का ऑप्शन 1-2 घंटे में हमें मिल जाएगा, तो अगली बार जब हम बैठेंगे ना 3 बजे के अप्रॉक्स, तो उस समय हम कोशिश करेंगे आपको अपलोड कर दें। शाम तक जो है पीडीएफ आ जाएगी, तब तक आप वीडियो को देखिए आराम से, अपने दोस्तों को बताइए कोर्स के बारे में। अभी दोनों कोर्स जो है आपको 499 मिल रहा है। अगर कोई बच्चा बीएड का कोर्स लेना चाह रहा है तो 499 में ले सकता है। अगर डीएलएड का कोर्स लेना है तो 499 में ले सकता है। अगर डीएलएड की टेस्ट सीरीज लेना चाहता है तो 299 में ले सकता है। ठीक है, एक साथ लेना चाहता है तो 699 में ले ले। ठीक है, इंग्लिश वाले क्लास का पीडीएफ नहीं डाले हैं, उसमें थोड़ा कुछ एडिटिंग करना होगा। 2 पार्ट में पीडीएफ है ना, उसको कन्वर्ट करना होगा, एक सिंगल पीडीएफ बनाना होगा, और समय मिल नहीं पा रहा, इतनी ज़्यादा क्लासेस आपका कर दिए हैं। देखिए आपकी क्लास की टाइमिंग क्या है, इसको आपने बैनर तो देखा ही है, बैनर पे लगी हुई है क्लास की टाइमिंग, फिर भी एक बार मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों का। 2 मिनट और लूँगा, आप 2 मिनट दे सकते हो मुझे, बस 2 मिनट आप दे दीजिए, ताकि आपको एक बार पता हो ना कि किस क्लास कौन सी टाइम होने वाली है। क्योंकि अब हम लोग एक्टिवली करेंगे, वीक में 1 दिन छुट्टी मार देंगे आपको बोल करके कि चलो भाई आज क्लास नहीं करेंगे, काफ़ी हम लोग थक गए या कोई बहुत अर्जेंट काम है, तो अलग बात है। वरना 99% डेज में जो बचा हुआ दिन है उसमें यही टाइमिंग रहेगा, और इसी के हिसाब से सारी क्लासेस होंगी। ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर सुबह में 7 से 9 आपकी क्लास चलती है, जिसमें आपको जो इंग्लिश जो रीजनिंग वाले सर हैं और मैथमेटिक्स वाले सर हैं वो आपको 7 से 9 पढ़ाते हैं। ठीक है, दोपहर 1 से 2 आपको यूट्यूब पर क्लास, ये सब यूट्यूब वाली क्लास है, यहाँ देख रहे हैं यूट्यूब लिखा हुआ है। तो 7 से 9 में सुबह में क्लास चलती है, जिसमें 7 से 8 में रीजनिंग है। तो 7 से 8 वाली रीजनिंग कौन ज्वाइन करेगा, बीएड और डीएलएड दोनों को ज्वाइन करना है, और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराने हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। याद हो, ये वही क्लास है जिसको हमने कहा था कि कोर्स कराने के बाद हम लोग लास्ट टाइम पर टेस्ट सीरीज का लगाएंगे यूट्यूब पर, जब हमारी एग्जाम करीब होगी। वो टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट कर दिया है। तो पेड कोर्स वाले बच्चों को भी यूट्यूब वाली क्लास देखनी है, वो एक अलग क्लास है। आपको चैप्टर वाइज पढ़ा दिया, चैप्टर वाइज आपके टेस्ट ले लिए रीजनिंग के 25 के 25 चैप्टर के। लेकिन अब जो आपको करवा रहे हैं ना 7 से 8 में रीजनिंग, वो आपको सबको करना है, नहीं करोगे मार्क्स कम रहेगा। ये आपकी प्रैक्टिस सेट है, जो पढ़ लिया थ्योरी में, चैप्टर वाइज टेस्ट लगा लिया, अब यहाँ लगाइए 7 से 8 में, बीएड डीएलएड दोनों के लिए। 8 से 9 सिर्फ बीएड डीएलएड के लिए, क्योंकि उसमें मैथमेटिक्स पढ़ाएगा, बीएड के अंदर में पूछता नहीं है, तो मैथमेटिक्स तो पढ़ाना जरूरी है, कोई ना कोई टाइम तो हमको रखना था ना, तो हमने 8 से 9 रख लिया। तो 7 बजे अगर कोई डीएलएड का बच्चा ज्वाइन करेगा तो वो 7 से 8 पढ़ने के बाद जस्ट 5 मिनट के बाद फिर 8 से 9 भी पढ़ेगा। यह हो गई आपकी क्लास की टाइम, समझ में आ गया। दोपहर 1 बजे सिर्फ बीएड वालों के लिए, अगर 8 से 9 सिर्फ डीएलएड वालों के लिए है, तो दोपहर 1 बजे वाली क्लास सिर्फ बीएड वाले के लिए है, फिलहाल बीएड के वालों के लिए है। ठीक है, फिलहाल बीएड वालों के लिए है। ठीक है, तो इसके अंदर में हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं, टीएलई पढ़ा रहे हैं, टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट का। हमने यहाँ पर आपका टॉपर टेस्ट लॉन्च कर दिया, जिसमें तीसरा टॉपर टेस्ट आज हो गया है। अगर नहीं देखा है तो 1 2 3 देख लें। ये सारे क्वेश्चन जो टॉपर टेस्ट के हैं, किसी ना किसी एग्जामिनेशन में पूछे हुए प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को करा रहे हैं। और आपको पता है कि बीएड या हो या डीएलएड हो, जब भी पेपर बनेगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम के वो प्रोफेसर उठाएगा और वहीं से आपका क्वेश्चन देगा। तो बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा यूट्यूब वाली इस क्लास से। ठीक है, ये जो क्लास सारी क्लासेस चल रही है इन सब क्लासेस से। शाम में 6 से 7 आपको इंग्लिश की खूब प्रैक्टिस करवाएंगे अभी से लेकर एग्जामिनेशन तक, है ना। और साथ ही साथ रात में 7 बजे से लेकर के 9 बजे फिर हमारी क्लास चलेगी, जिसमें हम जीके जीएस वगैरह को आपको पढ़ाएंगे, करंट अफेयर्स की लंबी लंबी क्लासेस, 2 घंटे का लगातार क्लास होगा। अब वो समय चला गया कि 7 से 8 बीएड को पढ़ाते थे, 8 से 9 डीएलएड को पढ़ाते थे, अब वो समय नहीं रहा। बीएड डीएलएड का अलग क्लास कब होगा, बस 1 बजे और 8 बजे, बाकी सारा सेम रहेगा। ठीक है, ऐप की बात करें तो सुबह 11 बजे से 12 बजे वाली क्लास। ठीक है, इसके अंदर में आपको अलग अलग जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम पढ़ाएंगे, हमारी क्लासेस होगी। ठीक है, बाकी रीजनिंग वाले सर का तो पूरा कंप्लीट है। कुछ बच गया हो रीजनिंग मैथ में एक आध चैप्टर, तो वो हम आपको संडे को करवा देंगे। ठीक है, इसके अलावा शाम में 3 से 5 डेली इंग्लिश चलेगी, बीएड डीएलएड दोनों कोर्सेज के अंदर में। और पैरामेडिकल के कोर्स के अंदर में भी इंग्लिश चलेगी। पैरामेडिकल का कोर्स जल्द ही लॉन्च होने वाला है, जैसा कि आप सबको पता होना चाहिए। अगर आप में से बहुत सारे लोग जो डीएलएड कर रहे हैं वो पैरामेडिकल में भी ट्राई कीजिए, पैरामेडिकल इंस्टेंट जॉब देता है आपको।
हो सकता है डीएलएड में कम नंबर आए ना हो तो पैरामेडिकल का फॉर्म आने वाला है, अगले महीने आएगा, तो उसको भी भर देना है। और पैरामेडिकल का जो तैयारी करवाएंगे ना, बड़ी डिटेल से पढ़ाएंगे वहाँ पर। ये पढ़ा हुआ काम आपको दे देगा, ये पढ़ा हुआ है, कंसेप्ट ऑलरेडी क्लियर है, थोड़ा सा वहाँ पढ़ लेना है और वहाँ पर मॉडल क्वेश्चन लगा लेना है, आपका आराम से पैरामेडिकल निकल जाएगा। और पहले 2 साल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जॉब आपका फिक्स है। पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक दोनों का कोर्स आने वाला है, तो आपके दोस्त में, भाई बहन में जो भी हैं सबको बता के रखिएगा। शुरुआत के 500 लोगों के लिए ज़बरदस्त ऑफर देंगे, ठीक है। क्या कोर्स फी होगी, कितना मेहनत करेंगे, ये सब जो है कोर्स लॉन्च होते टाइम आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जय हिंद, बाय बाय।